नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। लवी, कुलदीप, गोविंद, शिवानी, मोनू, श्रेया, आरती, उत्कर्ष, संदीप, दीपांशु, अभय, चुटकी, पायल, दिशा, साहिल, पुष्पेंद्र, अवनीश, राहुल, विकास, जतिन, सुमन, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप जैसा कि जानते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था संविधान के स्रोत, है ना, सोर्सेज ऑफ आपके कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपके भारतीय संविधान को बनाने के लिए किन किन देशों से किस किस चीज का प्रावधान लिया गया है। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी संविधान की जो समितियां, जो संविधान सभा के द्वारा समितियां बनाई गई थी, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी आ रही थी, वो प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊंगी। और आज ही मैं शुरू कर दूंगी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। और बेटा जी, आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए केवल और केवल समझने पर, क्योंकि जो मैं आपको लिखवा रही हूं या जो पीडीएफ में लिखा हुआ है वो सब आपको किताबों में भी मिलेगा, लेकिन समझने का काम आपको जो है वो यहाँ क्लास के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो, एक बच्चा कह रहा है मैम आप पढ़ाती हो तो हाल के हाल याद हो जाता है। वाह, क्या बात है, आज ये हाल का हाल सुन के मुझे अपने गांव की याद आ गई, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छे से याद हो जाता है और यही एक टीचर का उद्देश्य भी है। बेटा जी, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो इसमें आपको मुझे केवल क्या बताना है कि भाई कौन सी समिति थी और कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके अलावा इसमें कोई काम है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है कि मैं आपको समझाती रहूं कि भाई ये समिति है, ये इस तरीके से। आपको केवल ये क्या याद करना है, जैसे प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। उसके बाद में आपकी संघ संविधान समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो बेटा जी, आप ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यहां पर किस समिति का अध्यक्ष कौन था, केवल आपको यह पता होना चाहिए। इसमें इससे ज्यादा डिटेल नहीं आती है, ये आप ध्यान रखना प्यारे बच्चे, है ना। और अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं तो अब मैं सीधा आपको बताऊंगी, क्योंकि समझाने का काम इसमें नहीं है। समझाने का काम आएगा आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी कि आखिर उस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होगा, उस चैप्टर में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या यहाँ पे आ सकता है। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर, तो आप सबसे पहले देखोगे कि जब मैं प्रारूप समिति की बात कर रही हूं तो प्रारूप समिति को मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति जो है बेटा, ये आपके इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मैम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके चेयरमैन थे, इसके अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अध्यक्ष थे ये, यहां पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो आपसे केवल क्या पूछा जाएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि भाई प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। मैं देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करती रहती हूं कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में एक है आपकी संघ संविधान समिति, ये इसके अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनके नाम के आगे जो सरदार लगा हुआ है, क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री में कि भाई इनके नाम के आगे जो सरदार लगा हुआ है, सरदार का टाइटल इनको किसने दिया था और क्यों दिया था, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा जी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, तो ये भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये भी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सुमित, संवैधानिक विकास पढ़ाऊंगी मैं एकदम एंड में, तो अब आपको संवैधानिक विकास बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, एंड में पढ़ाऊंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे कि मैम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संघ प्रांतीय की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और आपका प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बहुत सारे बच्चे मुझे उस प्रश्न का उत्तर देने लगे कि बारदोली सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था और इसके लिए इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी और वहां की महिलाओं ने इनको ये उपाधि दी थी, ठीक है। चलो अब आगे चल सकते हैं।
आगे देखिए बेटा जी, आगे अगर मैं आपसे बात करूंगी और मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगी। जैसे बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न आ रहा है, वो टेलीग्राम ग्रुप में आ रहा है कि मैम हम नोट्स कैसे बनाएं, हमारा नोट्स बनाने में सारा काम चला जाता है, सारा टाइम चला जाता है, रिवीजन का समय नहीं मिलता। तो बेटा आप अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालो और उससे पढ़ो। ठीक है, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालो बेटा जी और उससे पढ़ना शुरू करो। नोट्स बनाने का समय अगर नहीं है तो, अगर आपको लगता है कि मेरा नोट्स बनाने में ही समय जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पेपर में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और आपको रिवीजन और प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए बेटा जी, आगे हम बात करते हैं झंडा समिति। अब देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो झंडा समिति है प्यारे बच्चे, इसका कई जगह चेयरमैन लिखे हुए मिलते हैं आचार्य जेबी कृपलानी, लेकिन नहीं, इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये आप ध्यान रखना, मैं अगेन रिपीट कर देती हूं कि झंडा समिति के चेयरमैन कई जगह पर लिखे हुए मिलते हैं आचार्य जेबी कृपलानी, लेकिन बेटा जी वो आपको मैं बता दूं तो यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चे, आगे हम बात करते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि वो तो केवल हिंदी में लिखा रहता है। बेटा बोर्ड पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल मिलती है, आप बोर्ड पीडीएफ का निकलवा लो, तभी तो ये लाइट कलर पे आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि बच्चों को दिक्कत ही ना हो। इसीलिए तो लाइट कलर की ये यूज की है स्लाइड, आपके लिए ही की है, सब बच्चों की रिक्वायरमेंट से ही सब किया जाता है। ठीक है, आगे देखें यहां पर रियासत समिति, एक तो देसी रियासतों के वार्ता के लिए की गई थी और इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देसी रियासतों के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। देसी रियासतें हुआ करती थी पहले के समय पर, जहां पे राजा और महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उनको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, देसी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मतलब देसी रियासत से संबंधित आपकी जो भी समिति बनी है उसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चाहे देसी रियासतों के ऊपर बात करने के लिए बनी हो, चाहे उनसे समझौता करने के लिए बनी हो, दोनों के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, संचालन समिति पूछी जाती है एग्जाम में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? तो नियम समिति, संचालन समिति, देसी रियासत समझौता समिति, रियासत समिति, झंडा समिति, सभी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इतनी बात समझ में आई बेटा जी? आगे देखिए नेक्स्ट, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यूनियन पावर कमेटी। ठीक है, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी, जो कि प्रारूप समिति में एक सदस्य थे। ठीक है, मूल अधिकार संबंध उप समिति, सब कमेटी बनी थी मूल अधिकारों से संबंधित, आचार्य जेबी कृपलानी जी। अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी, हरेंद्र कोमर मुखर्जी, जो कि आपकी संविधान सभा में उपाध्यक्ष के पद पर थे। ठीक है, आगे चलिए बच्चे, सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वारदाचार्यार, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसमें कुछ है, अगर मैं चाहती तो आपको ये दे देती और बोल देती कि बेटा इसको खुद से पढ़ लेना, लेकिन एक बार मैं आपको तरीका बता दूं कि भाई कैसे पढ़ा जाता है और इससे मैम क्वेश्चन कैसे बनेगा, सीधा पूछेगा झंडा समिति के चेयरमैन कौन थे, प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, कार्य संचालन समिति के जो है चेयरमैन कौन थे, देसी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो क्या आप आंसर नहीं कर पाएंगे? मैम हम बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति जीवी मावलंकर जी, आवास समिति बी पट्टाभी सीतारामैया जी, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर।
ये भी आपके प्रारूप समिति में एक सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बेटा प्लीज आपके जो भी क्वेश्चन है लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। 1 घंटा बेटा प्लीज पढ़ लिया करो, समय बहुत कम है। हिस्ट्री भी आपको इसके बाद पढ़नी है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे से मैं आपकी 2-2 घंटे भी क्लास ले सकती हूं, क्योंकि मुझे आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कराना है। पॉलिटी मतलब तुम्हारी ऐसी करानी है कि क्वेश्चन आते तुम्हारा बस टिक लगना चाहिए, और उम्मीद करूंगी तुम मेरा साथ दोगे। ठीक है, आगे देखिए। तो ये आपका यहां पर हो गया। अब और एक और बात बताऊंगी तुम्हें, बहुत अच्छी, तुम्हारे काम की बहुत अच्छी बात बताऊंगी। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा जी आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जब मैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करती हूं तो मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं मैम? हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे, एक मैप आपको दिखाती हूं कि हमारा जो भारत है, जो हमारा आज ऐसा दिखता है, आखिर क्या ये भारत पहले ऐसा ही था? और अगर नहीं था तो फिर इसको बनाने के लिए किसने कहा कि भाई इसमें राज्य होने चाहिए, किसने कहा कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, ये सब बातें किसने कही? और आज हम जिस भारत के बारे में पढ़ते हैं वो इस तरीके का दिखता है। तो ये कैसे बना है? ये कैसे बना है मैम? ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। बेटा अगर आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ठीक है, मैं आपको पहले पीडीएफ से समझाऊंगी, फिर हाथ से लिखकर समझाऊंगी, इसीलिए पूरा फोकस हो जाइए, पूरा एकदम बोर्ड की तरफ फोकस हो जाइए। देखो यहां पर सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहां पर है? ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम इस प्रश्न का उत्तर होगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में है, यानी कि भाग 1 में है। फिर दूसरा क्वेश्चन मैम किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसके बारे में चर्चा की गई है? तो मैम आर्टिकल 1 से 4 तक हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। केवल इतनी सी बात पहली लाइन में लिखी है कि संविधान के भाग 1 में और आर्टिकल 1 से 4 तक क्या बात है? तो आप कहोगे कि मैम पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। हमें इतनी बात समझ में आ गई। अब मैम ये जो आर्टिकल्स आपने लिखे हैं कि 1 से 4 तक आर्टिकल्स में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, तो हमें ये बताइए कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है ये, देखिए आर्टिकल 1 या अनुच्छेद आप जो कहें, भारत राज्यों का एक संघ है। क्या बोल रहा है? भारत राज्यों का एक संघ है। अब ध्यान से सुनना, एसएससी ने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा कि आपका जो देश है उसके नाम क्या है? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, हमारे देश का नाम इंडिया है, हमारे देश का नाम भारत है। ठीक है, तो जो हिंदुस्तान नाम है क्या वो संविधान मानता है? नहीं, वो संविधान नहीं मानता मैम। हम तो ये कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, आप कहेंगे अ यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। लेकिन अगर मैं इसको और भी अच्छे से बताऊं तो देखो ये भी लिखा हुआ मिलेगा, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मैम इंडिया दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत देश जो बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है ये यहां पर बता रहा है। तो कह रहा है आर्टिकल 1 कि आपका जो भारत देश है इसमें आपके 28 राज्य हैं और इसमें आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, इनसे मिलकर बना है भैया तुम्हारा प्यारा सा भारत। और यही आर्टिकल 1 कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि एक चीज और सुन लो, कोई भी राज्य या कोई भी यूनियन टेरिटरी
इस सेंटर से अलग नहीं हो सकता। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। आप कहोगे मैम क्यों? क्योंकि बेटा जी ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई समझौता नहीं है कि तुम इतने साल हमारे साथ रहो उसके बाद अलग हो जाना। तो आप कहोगे कि पहला आर्टिकल कहता है कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन फ्यूचर अगर कोई और हिस्सा हमारे देश में आकर जुड़ता है तो वो भी हमारे इस संघ में शामिल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि संघ मतलब स्टेट और यूटी से मिलकर बन गया है और इससे कोई अलग नहीं हो सकता। और आपके संविधान में बेटा जी केवल और केवल 2 ही नाम हैं, भारत अर्थात इंडिया। हिंदुस्तान नाम आपके संविधान में नहीं है। आर्टिकल 1 समझ में आया बेटा? आर्टिकल 1 समझ में आया? यस या नो? जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए, यस या नो। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 1। अब आते हैं कि मैम आर्टिकल 2 क्या कहता है। अब भैया कुछ बच्चों का कोई इलाज नहीं है क्लास में, पता है कभी कभी तो बड़ी हंसी आती है और कभी कभी गुस्सा आता है, काश ऑनलाइन डंडा होता और मैं कुटाई कर पाती ऐसे बच्चों की। मैम पीडीएफ से मत पढ़ाओ, मैम पीडीएफ से मत पढ़ाओ। अरे बेटा ये हाथ से लिखा है सब कुछ, ये भी तो देख लो, या सिर्फ कमेंट ही करना है? हाँ, ये भी उद्देश्य हो सकता है कि मैम हमारा नाम लेके बोल दें स्पेशली। अरे बेटा आंखें खोल के बैठो क्लास में, है ना? डंडा नहीं है, इसी चीज का तो बस तुम फायदा उठाते हो कि तुम्हें कूटा नहीं जा सकता। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आर्टिकल 2 बड़ा शानदार आर्टिकल है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है, लेकिन हम नहीं होंगे मैम। सुनिए, आप ये मानकर चलिए बेटा जी कि ये है आपका प्यारा सा भारत देश, ऐसा मान लीजिए, ठीक है? ये भारत देश है। अब इसके अंदर कितने हैं मैम? आपने अभी बताया कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपने अभी अभी मैम हमें बताया, ठीक है? आपने कहा कि आर्टिकल 1 हमें बताता है कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर हमारा भारत राज्य बना हुआ है, यानी भारत राज्यों का संघ है, यह आपने हमें बता दिया, ठीक है? अब देखो, अब आप हमें बता दियो आर्टिकल 2, तो आर्टिकल 2 में यह क्यों लिख दिया? सुन लो प्यारे बच्चे, मान लो कि भारत के बाहर का कोई हिस्सा है, यह क्या है? भारत से अलग हिस्सा है। मान लो कि यह देश जो है वो चाइना है, चीन है। अब इस चीन के इस हिस्से पर हमने क्या कर लिया? हमने कर लिया कब्जा। किसने कब्जा कर लिया? भारत ने। अब जब भारत ने कब्जा कर लिया तो भारत क्या करेगा मैम? भारत इस वाले हिस्से को भारत में लेकर आ जाएगा, और जब भारत में लेकर आएगा तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। ध्यान से पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है? संसद को संघ में नए राज्यों या प्रवेश की स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। यानी इस राज्य को मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो मैम, एग्जाम्पल बेटा जी सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि सिक्किम जो है वो चाइना के तिब्बत वाले पार्ट के पास में आता था, और इस सिक्किम को कहां पे लेके चले गए? इंडिया में। यहां पे कब्जा कर लिया इंडिया ने, और जब कब्जा कर लिया तो उसको कहां लाना है? भारत में। और भारत में लाना है तो कौन सा आर्टिकल मैम? आर्टिकल 2। हमें कौन सा आर्टिकल चाहिए? आर्टिकल 2। और लेकिन आर्टिकल 2 में जो भी काम करते हो वो संविधान संशोधन नहीं है। आप कहोगे मैम ऐसे कैसे? हमने तो पढ़ा है सिक्किम संशोधन के द्वारा आया है। बेटा जी आर्टिकल 2 संसद को विधि बनाने का अधिकार देता है, कहता है कि किसी भी नए राज्य का प्रवेश अगर भारत में करना है, एंट्री अगर करनी है, तो उसके लिए विधि बनाओ। तो संसद क्या विधि बनाती है? तब संसद विधि बनाती है संविधान संशोधन की। ध्यान रखना, अगर हम बाहर से कोई भी हिस्सा लाकर अपने देश में जोड़ेंगे आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत संसद विधि बनाएगी, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए करना होगा संशोधन।
अमेंडमेंट करना होगा मैम। तो कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ देखो, संशोधन करना होगा मैम, और बिना संशोधन करे बन ही नहीं सकता, क्योंकि भारत के बाहर से हम कोई हिस्सा लाकर भारत में जोड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, संशोधन। लेकिन संशोधन किस आर्टिकल के तहत होगा, संशोधन तो आर्टिकल 368 के तहत होगा। तो कौन कौन से संशोधन हुए, एक संशोधन हुआ 35वां संविधान संशोधन 1974, और यह हुआ, इसमें सहराज्य का दर्जा, मतलब सिक्किम को राज्य बनाया जाएगा। और 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें सिक्किम पूर्ण राज्य यानी कि फुल स्टेट बन गया था। तो 2 में विधि बनाने का अधिकार है, और 2 के तहत फिर संशोधन जो होगा वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में ही प्यारे बच्चे दी गई है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीजें समझ में ना आए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आपका संशोधन किस आर्टिकल के तहत, 368 के तहत। एंट्री किस आर्टिकल के तहत, 2 के तहत। अब फिर से सुनो, अब मैं तुमसे एक चीज फिर पूछूंगी। अब मैं तुमसे पूछूंगी कि मान लो कि भारत का एक हिस्सा है, और इस हिस्से को हमें किसी दूसरे देश को देना है। ठीक है, जैसे मान लो एक तरफ लिख लो इंडिया, एक तरफ लिख लो बांग्लादेश, यहां लिख लो भारत। अब मान लो कि बांग्लादेश का जो ये वाला हिस्सा है, इस पर भारत का कंट्रोल है, और भारत का ये वाला जो हिस्सा है, इस पर बांग्लादेश का कंट्रोल है। तो बताओ कौन से आर्टिकल के तहत भारत बांग्लादेश का हिस्सा बांग्लादेश को देगा, बताओ जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चे यहां बताएंगे। क्या इसमें संशोधन करना पड़ेगा या नहीं, जल्दी बताओ। क्या इसमें संशोधन करना पड़ेगा या नहीं? बताओ जल्दी से, क्या इसमें संशोधन करना पड़ेगा या नहीं, और कौन सा आर्टिकल? गलत, आर्टिकल 3 नहीं होगा। आर्टिकल 3 नहीं होगा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैम, आर्टिकल 2, क्योंकि भारत अगर कोई हिस्सा देगा या भारत बाहर से कोई हिस्सा लेगा, दोनों में आर्टिकल 2 और मैम आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। बिना संशोधन के होगा ही नहीं मैम, क्योंकि बाहर से लेना या बाहर देना दोनों काम आर्टिकल 2, बाहर का कोई काम आर्टिकल 3 का नहीं है, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब 3 में और 2 में अंतर क्या है? 3 और 2 में मैम अंतर क्या है? जैसे 3 कर दिया तुम सब लोगों ने, तो 3 में और 2 में अंतर क्या है मैम? चलो सुनो, आर्टिकल 3 पे आ जाओ। बहुत शानदार सा आर्टिकल है। आज तुम्हें 2 और 3 में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3 और 2 में पूरा कॉन्सेप्ट देखो। यहां पर जल्दी वाले बच्चे प्लेन में बैठकर जाएं, है ना, जल्दी नहीं होगी बेटा, क्लास में समझाना है, कोई गेम थोड़ी खेलना है यहां। जल्दी वाले बच्चे ना पढ़ें। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अब मैम दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान से सुनिए। भारत ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, ये ऐसे मान लो, ठीक है, ये सब स्टेट्स हैं, हम ऐसा मानते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर भारत के अंदर एक राज्य से 2 राज्य बनते हैं, एक राज्य से पृथक कर या एक राज्य से 2 राज्य बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल भी लिखती जाना मैम। एग्जाम्पल, यूपी से अलग होकर बन गया उत्तराखंड,
मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़। तो ये बताओ भारत के बाहर चेंज है या भारत के अंदर चेंज किया गया था? जल्दी से बताओ। आपका मध्य प्रदेश जो कि ऑलरेडी भारत का राज्य था, उससे अलग होकर बनाया गया था छत्तीसगढ़। तो ये कैसा चेंज था? इंटरनल, बाहरी चेंज नहीं था मैम। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चा कह रहा है कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना, यानी भारत के अंदर अगर कोई भी परिवर्तन होगा, चाहे एक राज्य से दूसरा राज्य बनाया जाए, लिखा है ना, वर्तमान राज्य क्षेत्र के, या फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाए, यानी बॉर्डर को चेंज किया जाए, या उसके नाम में परिवर्तन किया जाए, तो ये सब आर्टिकल 3 में होगा। यानी बाहर से कोई हिस्सा लेना या देना, आर्टिकल 2, और अंदर कोई चेंज करना, अपने घर में ही कोई परिवर्तन करते रहना, 3 आर्टिकल करेगा। अब जल्दी बताओ मुझे, बात समझ में आई? दोबारा तो कंफ्यूज नहीं होगे? दोबारा तो कंफ्यूज नहीं होगे? जल्दी से बताओ, दोबारा तो कंफ्यूज नहीं होगे? आप लोगों की मुझे सहमति चाहिए, जल्दी से बताइए। रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट। आ गई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, फोकस करोगे तो चीजें समझ आएंगी। 2 मतलब बाहर से लेना या देना, 3 मतलब केवल इंटरनल चेंजेस। आगे आ जाइए। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 क्या कहता है मैम, हमें ये बता दीजिए। आर्टिकल 4 कहता है बेटा जी कि आपके आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत के अंतर्गत बनाई गई विधि, विधि लिखा है, आर्टिकल 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है कि बेटा जी आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में आपकी जो भी विधि बनती है, जो भी लॉ बनता है, उसे क्या नहीं माना जाएगा? उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आप कहोगे लेकिन 2 में तो संविधान संशोधन हो रहा था। तो मैंने पहले ही बताया था कि 2 में केवल विधि बनती है, क्योंकि बेटा जी जो संविधान संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। 2 में केवल विधि बनती है, 2 में केवल विधि बनती है, संशोधन नहीं। संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। मैं एक बार सारे आर्टिकल रिपीट करती हूं। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ होगा, यानी जो भारत का निर्माण हुआ है वो 28 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर वर्तमान में है। और इन फ्यूचर अगर आकर इसमें कोई और नया राज्य बनता है या कोई बाहर से हिस्सा लिया जाता है तो वो भी भारत के संघ में शामिल हो जाएगा। और किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 अगर भारत कोई भी हिस्सा बाहर से भारत में शामिल करता है या अपना कोई भी हिस्सा बाहर देता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 368 के तहत संशोधन।
आर्टिकल 3 में क्या है, अगर भारत के अंदर कोई भी चेंज होता है, चाहे एक राज्य से हटाकर एक राज्य से दो राज्य बनाए जाएं, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर दिया जाए या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाए, आर्टिकल 3। और आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 में संसद जो भी विधि बनाती है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई? ये आपके 4 आर्टिकल्स थे। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहां पर बड़ा ही शानदार एक केस आया और ये केस आपने प्रीएम्बल में भी पढ़ा है। ये केस आपने प्रीएम्बल में भी पढ़ा है। देखो क्या लिखा है। बेरूबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए यह प्रश्न आया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों, क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति निहित है? मैम इतना बड़ा क्वेश्चन मैम कैसे समझें? सुनो समझो। ये वाला केस कह रहा है, ये वाला केस कह रहा है, सुनो। ये केस बेटा जी मान लो भारत, और ये है भारत के हिस्से, ये हैं भारत के हिस्से, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। यहां पे इस केस में ये पूछा गया कि मान लो ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है? भारत का है मैम। अब भारत इसे किसी विदेशी राज्य को देना चाहता है, विदेशी राज्य को देना चाहता है। तो ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि क्या आर्टिकल 3 के तहत ऐसा किया जा सकता है? ऐसा किया जा सकता है, यह पूछा गया। क्योंकि बेटा जी आर्टिकल 3 में जो भी काम होता है ना वो साधारण बहुमत से होता है, वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, और सिंपल मेजॉरिटी से कभी भी संविधान में संशोधन नहीं होता। अगर आपका यूपी से अलग जो है उत्तराखंड बना तो संशोधन नहीं है, लेकिन सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो संशोधन है मैम। अब बताओ जल्दी से क्या आंसर दिया होगा सुप्रीम कोर्ट ने? बच्चा कह रहा है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वेट ही नहीं करना मैम हमने, क्योंकि आपने अभी हमें बहुत सारी चीजें समझा दी हैं। तो आप सबने क्या लिखा? मैम नहीं दे सकता। उसे क्या करना होगा? ऐसा करने के लिए मैम यहां पे पहला आंसर क्या होगा? नहीं, नो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर ऐसा करना है तो करने के लिए करना होगा संविधान में संशोधन। चाहे भारत किसी को अपना हिस्सा दे, चाहे भारत अपना हिस्सा चाहे किसी देश से हिस्सा उठाकर लाए, दोनों में संशोधन होगा, दोनों कंडीशन में आर्टिकल 368 के तहत। यानी संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा होगा, आर्टिकल 3 से नहीं होगा। जैसे मैम आज तक कभी ऐसा हुआ है? जी हां बेटा जी, एक तरफ भारत एक तरफ बांग्लादेश, ये हो गया भारत और ये हो गया बांग्लादेश, ठीक है। आपको पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ था। तो बेटा जी यहां पे क्या हुआ था कि आपके भारत में कुछ हिस्सा किसका था? ये बांग्लादेश का, और बांग्लादेश में कुछ हिस्सा किसका था? भारत का। तो यहां पे इन दोनों ने मिलकर समझौता किया कि सुनो भैया बांग्लादेश, भारत ने कहा कि अगर तुम हमें हमारा हिस्सा दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक हाथ लेना और दूसरे हाथ देना, तो लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है। तो बेटा जी जब लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है तो यहां पे क्या होगा मैम? संशोधन। तो कौन सा संशोधन था भैया जी? 100वां संविधान संशोधन 2015। भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता, बाबा टिल्लू ने लिखा हुआ है मैम। 100वां संविधान संशोधन आपका
हुआ था। यानी चाहे भारत किसी हिस्से को ले या दे, संशोधन करना पड़ेगा। और संशोधन के बाद अगर वो हिस्सा लाता है तो प्रवेश, एंट्री किस आर्टिकल से होगी? 2 से, आर्टिकल 2 से। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं संशोधन कैसे होता है? पढ़ेंगे बेटा, सब्र करो बालक, सब पढ़ेंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि 9वां संविधान संशोधन भी तो मैम इसी से रिलेटेड था। जी हां बेटा जी, जो बेरूबाड़ी केस था, उस बेरूबाड़ी केस में एक बेरूबाड़ी जगह थी और वो जगह आ रही थी पाकिस्तान के हिस्से में। देखो, आपको पता है भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, है ना, और एक क्षेत्र था बेरूबाड़ी। तो ये बेरूबाड़ी क्षेत्र किसके पास जा रहा था? ये भारत का ही हिस्सा था, ये पाकिस्तान के पास जा रहा था। तो भारत को इस हिस्से को किसको देना पड़ा? पाकिस्तान को। तो 9वां संविधान संशोधन हुआ था 1960 में। चाहे भारत ले चाहे भारत दे, दोनों ही जगह हम क्या करेंगे? दोनों ही जगह हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो जो बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा भारत ने, उसके लिए भी संशोधन, क्योंकि भारत अपना हिस्सा दे रहा है। चाहे किसी देश से ले चाहे किसी देश को दे, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? दोनों ही कंडीशन में मैम संशोधन। और एंट्री किस आर्टिकल के तहत होती है? फिर आर्टिकल 2 के तहत। इंटरनल चेंजेस आर्टिकल 3। यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई तो एक बार थम्स अप कर दो। बताइए जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई? मैम मोटिवेशनल लाइन बोल दो बेटा। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। मैं तुम्हें कितना ही मोटिवेट कर लूं, लेकिन जब तक तुम अंदर से खुद मोटिवेट नहीं होगे, तुम्हें कोई नहीं कर सकता मोटिवेट। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे माता पिता। उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है, चलो आगे देखिए। क्या ये लाइनें लिखी हुई हैं? जी हां। न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि से ऐसा नहीं कर सकती। और साधारण विधि से बेटा जी किस आर्टिकल में काम होता है? आर्टिकल 3 में। यानी संसद आर्टिकल 3 से ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। यह मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है। अतः संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित करके बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया और बांग्लादेश से लिया भी गया था। तो जो मैंने तुम्हें डायग्राम बनाकर समझाया, वैसे ही प्यारे बच्चे आपको यहां पर इस तरीके से लिख कर दे दिया ताकि आप ना भूलो। अब बात करते हैं कि ये सब बातें तो हो गई, आर्टिकल भी समझ में आ गए, कौन कैसे हिस्सा ले सकता है, कैसे दे सकता है, सब ठीक है मैम। लेकिन जिस भारत देश के बारे में आप हमें बता रही हैं, उस भारत देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने, ये भी हमें आपसे जानना है। ये भी मैम हमें आपसे जानना है। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले आप एक साधारण सी बात समझो, और वो साधारण सी बात क्या होने वाली है? देखो, सबसे पहले तो मुझे कुछ बच्चे ये बताएंगे कि मुझे ये बताइए कि जो भारत है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? चलो, एक तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, भारत स्वतंत्र कब हुआ? और बेटा जी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो संविधान बना था, संविधान में भी अगर हम बात करें मूल संविधान, तो इसमें भाग कितने थे? चलो जल्दी से इन 2 प्रश्नों के उत्तर मुझे दे दो यहां पर। जल्दी से उत्तर दे दो फटाफट। बच्चे कह रहे हैं 1950 में। बेटा 1950 का तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा तुमसे। 1947 में भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। अब जब भारत आजाद हुआ प्यारे बच्चे,
तो आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि आपका जो मूल संविधान है उसमें मैम भाग कितने थे? 22, यानी नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे? 22। अब इन 22 पार्ट्स में से बेटा जी एक आपका था पार्ट 7, यानी कि भाग 7। और इस भाग 7 में क्या किया गया था कि जो जितना भी पूरा भारत राज्य था उस समय, जितना भी भारतीय राज्य था उसे क्या किया गया था? इस पार्ट के अंदर भारत को, पूरे भारत को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। ध्यान से सुनना, 4 वर्गों में विभाजित, यानी कि डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज, डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज, 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक था क, एक था ख, एक था ग और एक था घ, यानी ए, बी, सी और डी। इन 4 कैटेगरीज में पूरा भारत समाया हुआ था। पूरा भारत इन 4 कैटेगरीज के अंदर हुआ करता था बेटा जी, 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 4 वर्गों में। अब यहां पे क्या हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो लोग थे, ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद लिखना, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोगों द्वारा मांग की गई, भारतीय लोगों द्वारा मांग, डिमांड बाय द इंडियन पीपल्स। क्या डिमांड थी? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, formed of states in formed of state based on linguistic। मतलब आपको भाषा आधारित राज्यों का गठन करना चाहिए। यह मांग किसने की? भारतीय लोगों ने। कब की थी मैम? जब भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन उसके बाद भी भारत को कितनी कैटेगरीज में बांट दिया गया? 4 कैटेगरीज में। अब लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही थी, लोग आंदोलन करने लग गए कि नहीं, जहां जिस भाषा के लोग हैं वहां पे उसी आधार पे राज्य करो, तुम्हें करना पड़ेगा। क्या मैम ये बातें लिखी हैं? जी हां। अब स्टोरी की तरह समझो। लोग मांग कर रहे हैं किसकी? भाषा आधारित राज्यों की। देखो, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ध्यान से सुनना, ये तो हेडिंग है, अब आपको पढ़ना क्या है इसमें। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मद्देनजर संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 27 नवंबर 1947, ध्यान से सुनते रहना बेटा, भारत के लोगों की मांग क्या है? आप कहोगे मैम, आप कहोगे कि मैम भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई है लोगों के द्वारा। ठीक है, इसका आयोग का करना है यहां पे जून 1948। एक मिनट, डेट ठीक करना। मैं लिखकर भी समझाऊंगी, इसलिए परेशान मत होना, पहले एक बार सुन लो चीजें हैं क्या। जून 1948 को 1948 जून 1948 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्यों किया गया मैम? सुनिए। भारतीय लोगों द्वारा क्या की जा रही है? भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। कब की जा रही है यह डिमांड? 1947 में। क्लियर? जल्दी से बताओ, इस समय पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष लिखकर ही समझा रही हूं, बताइए। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपसे भी तो पूछूंगी, बताइए जल्दी से।
बताइए जल्दी से। कौन थे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष? ये कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं एस के धर। तुम्हारी कुटाई होनी चाहिए बहुत तबीयत से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे मैम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये थे मैम संविधान सभा के अध्यक्ष। और क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो लोगों ने इनसे ही क्या की थी, ये मांग लोगों ने इन्हीं से की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से भारतीय लोगों के द्वारा क्या मांग की गई थी कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, जहां पर जिस भाषा के ज्यादा लोग रहते हैं उस भाषा के लोगों का एक राज्य बना दो। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने संविधान सभा के बाकी सदस्यों से डिस्कस किया कि भाई बताइए इस मुद्दे पर क्या किया जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि हमारे पास और भी बहुत काम है, आप ऐसा करो इसके लिए एक आयोग बना दो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, लोगों की मांग पर विचार करने के लिए एस के धर आयोग का गठन किया। एस के धर आयोग का गठन यानी फॉर्म्ड ऑफ एस के धर कमीशन कब किया, जून 1947 में। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो मैम एस के धर। और इसीलिए इस कमीशन का नाम भी था एस के धर कमीशन। इसीलिए इस कमीशन का नाम भी रखा गया था एस के धर कमीशन। ठीक है, धर आयोग। और इसमें कितने सदस्य थे, तो आपको मैंने अभी बताया 4 सदस्य ही, देखो पीछे लिखा हुआ है, सॉरी कितने सदस्य थे इसमें, इनके साथ में 4 सदस्य ही। तो हम क्या लिखेंगे, सदस्य कितने थे इसमें, 4। अब इसको किस पर विचार करना है, मैम लोगों की मांग पर। अब इसने विचार किया, इसने बेटा जी डिस्कशन किया, इस आयोग ने जो काम इसको सौंपा गया था उस काम को किया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब बेटा जी जब यह आयोग बना है तो इसने क्या दिया, इस आयोग ने अपनी दी रिपोर्ट, और रिपोर्ट दी इसने 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948। और इसने क्या कहा, इसने बेटा जी इस रिपोर्ट में सिफारिश की, इसने इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी। इसने कहा केवल भाषा के आधार पर, केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। यानी इसने क्या कह दिया कि लोगों की मांगों को आपको मानना नहीं चाहिए। इसने कहा यह गलत है क्योंकि केवल कोई भी राज्य अच्छा, मैंने यहां पे जून 1948 की जगह जून 1947 लिख दिया है, सॉरी, 1 मिनट ठीक कर देती हूं। कहां ये 48, ये लीजिए बेटा, कर दिया है, आई एम रियली सॉरी। हाँ, जून 1948 है बेटा। ठीक है, तो यहां पे इसने कहा कि नहीं, केवल भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आप कोई राज्य बनाना चाहते हैं, इसने यह भी कहा कि भैया अगर आप कोई राज्य बनाना चाहते हैं तो राज्य बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था, यानी आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखिए कि वहां पर कैसे किया जाएगा। दूसरा इसने कहा कि राज्य बनाने के लिए आप वहां की भौगोलिक स्थिति को देखिए, ज्योग्राफिकल सिचुएशन को देखिए कि कैसी है। केवल भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनते हैं। उसके अलावा उसने कहा कि भैया आप वहां पे देखिए वित्तीय और विकास के संसाधन,
वित्तीय और विकास के संसाधन। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा सोर्सेज हो और कुछ लोगों के पास में बिल्कुल भी रिसोर्सेज ना हो। तो ऐसा नहीं है कि केवल भाषा के आधार पर ही हम जो है एक राज्य बना देंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। शिवाय कह रहे हैं पाकिस्तान कब आजाद हुआ? पाकिस्तान आजाद थोड़ी हुआ, पाकिस्तान तो बना 14 अगस्त 1947 को बना बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम इसने ये रिपोर्ट दी, इसने कहा कि ये बिल्कुल गलत डिमांड है लोगों की, आप मत मानो इस डिमांड को, क्योंकि आज तो आप लोगों के लिए बना दोगे, लेकिन कल जब इन लोगों के पास रिसोर्सेज होंगे, कुछ लोगों के पास और कुछ के पास नहीं होंगे, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, कहीं पे बिल्कुल नहीं होगा, कहीं पे बहुत ज्यादा आंधी तूफान बाढ़ आएंगे, कहीं पे नहीं आएंगे, तो यही लोग आपसे कहेंगे कि तुमने गलत डिसीजन लिया था। तो उन्होंने मना कर दिया। अब जब इस रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पता चला, क्योंकि उन्होंने ही बनाई थी, तो ये रिपोर्ट कहां पे गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। लेकिन फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सहमत नहीं हुए और उन्होंने क्या कर दिया बेटा जी? उन्होंने, प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो रिपोर्ट दे दी। अब यहां पे क्या हुआ देखो, आयोग की रिपोर्ट के बाद, इस आयोग की रिपोर्ट के बाद आयोग की रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, यह भी क्वेश्चन एक बनता है। तो आप कहोगे मैम सर ने एस के धर आयोग बताया था, मैंने भी तो एस के धर ही लिखा भैया, मैंने क्या लिख दिया? ये लिखा है एस के धर आयोग। मैंने कौन सा आयोग लिख दिया? मैंने भी तो यही लिखा है। ठीक है, अब यहां पे आयोग की रिपोर्ट आ गई, लेकिन रिपोर्ट के बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या कर दिया, या संविधान सभा ने क्या कर दिया? तो बेटा जी इसके बाद बनाई गई जेबीपी समिति। जेबीपी समिति का गठन हुआ। समिति को कहते हैं इंग्लिश में कमेटी। जेबीपी समिति का मैम गठन हो गया। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? 1948 में। लिखिएगा, फॉर्म्ड ऑफ जेवीपी कमेटी। इसको जेवीपी कमेटी क्यों कहते हैं मैम? लिखिएगा, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू जी, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल जी, और पी फॉर पट्टाभी सीता रमैया जी। ये तीनों बेटा जी इसके सदस्य थे और इसीलिए इस समिति को कहा जाता है कि ये समिति जो है वो जेबीपी समिति थी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ये जेबीपी समिति थी। यानी हम कह सकते हैं कि मैम 3 मेंबर्स कमेटी, 3 सदस्यीय समिति, 3 मेंबर्स कमेटी, 3 मेंबर्स कमेटी। अब इसका काम क्या था मैम? ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? सेम मैम, सेम था यहां पर। ये 3 सदस्यीय समिति यहां पर बनाई गई थी और ये 3 सदस्य समिति का काम क्या था? कार्य लिखिए इसका फंक्शन क्या था? कार्य लोगों की मांग पर विचार करना। बताइए डिमांड ऑफ पीपल्स क्या था? लोगों की मांग पर विचार। डिस्कशन ऑन द डिमांड ऑफ पीपल्स, डिमांड ऑफ पीपल, ये इसका कार्य था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पे जब इसका काम ये था तो इसने क्या किया? इसने फिर बेटा जी दी अपनी रिपोर्ट, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी बेटा जी अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में। और इसने भी इस रिपोर्ट में क्या कहा? नो, नहीं,
भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसने कहा कि ये डिमांड गलत है, तो अब कमीशन ने भी यही कहा, समिति ने भी यही कहा। दोनों ने कहा कि ये डिमांड गलत है, ये डिमांड बिल्कुल सही नहीं है। और ये जो आपकी रिपोर्ट्स आई, इस रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो बेटा ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, इन रिपोर्ट्स के आने के बाद में क्या हुआ था मैम? इन रिपोर्ट्स के आने के बाद में अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अतानु, ये पीडीएफ इसीलिए बनवाई जाती हैं ताकि वर्ड टू वर्ड आपको इंग्लिश मिल सके। जो मैं लिखवा रही हूं सब पीडीएफ में है और टफ वर्ड की आपको इंग्लिश मिल रही है। बच्चा कह रहा है अप्रैल 1940 में रिपोर्ट दी थी। बेटा 1940 में कैसे दे देंगे, 47 में तो देश आजाद हुआ था। कुछ तो सोच समझ के कमेंट करो। ठीक है, अब आगे देखिए। तो यहां पे रिपोर्ट आई। अब रिपोर्ट होने के बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया लोगों को कि भाई आपकी ये जो मांग है ये गलत है और हम इस मांग को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक आयोग बनाया, उसने भी ये बात कही, हमने एक समिति बनाई, उसने भी ये बात कही। लेकिन भैया, लेकिन मैम हम इस बात को आपसे कहना चाहते हैं, हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये लोगों को पता तो चल गई, लेकिन लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए और उनमें सबसे ज्यादा लोगों में जो विरोध करने वाले थे, तो बेटा जी एक लोग थे तेलुगु भाषी लोग। तेलुगु भाषी लोग। और इन्होंने क्या कर दिया कि जब रिपोर्ट नामे आई तो जो तेलुगु भाषी लोग थे, यानी तेलुगु लिंग्विस्टिक पीपल, तेलुगु लिंग्विस्टिक पीपल, इन लोगों ने शुरू कर दिया बेटा जी आंदोलन। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, हम इस रिपोर्ट के खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे। तो इन्होंने शुरू कर दिया मैम आंदोलन। आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट। किसने शुरू किया है? तेलुगु भाषी लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, आंदोलन शुरू कर दिया। चलो, स्टैटिक जीके का यहां पे एक कमेंट आ रहा है, स्टैटिक जीके की क्लास आज नहीं होगी। एक मिनट, मेरे पास एक मैसेज है, मैं उसको ओपन कर लेती हूं। वो मैसेज मुझे आपको देना भी है। एक मिनट बेटा जी। आज स्टैटिक जीके की क्लास नहीं होगी क्योंकि सर को कुछ अर्जेंट काम है। ठीक है, स्टैटिक जीके की क्लास नहीं होगी। उसके बाद आपको यह भी बताना है कि जो क्लास आपकी स्टैटिक जीके की कल जो होगी, प्रैक्टिस सेशन जो आएगा वो शाम को 4 बजे आएगा। आपके लिए स्टैटिक जीके का कल यूट्यूब पर जो सेशन आएगा वो शाम को 4 बजे आएगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो आप टेंशन ना लें और इसको लिख लीजिएगा कि स्टैटिक जीके का सेशन कल यूट्यूब पर 4 बजे आपको करना है। तो आंदोलन शुरू कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, शुरू करने का कारण क्या था ये आप मुझे बताओगे। शुरू करने का कारण क्या था ये आप मुझे बताओगे। बताओ जल्दी से, शुरू करने का कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं ये, बताओ जल्दी से। इस पॉइंट को खत्म कर लो वरना अधूरा रह जाएगा, फिर कल फिर दोबारा से दिमाग लगाना पड़ेगा। कल मतलब मंडे को। जल्दी बताओ। क्यों किया आंदोलन शुरू, जल्दी बताओ। चाय पिला, चाय पी लो तुम पहले, जल्दी बताओ। क्योंकि मैम भाषा आधारित राज्यों की मांग पूरी नहीं हो रही थी। तो क्या लिखेंगे रीजन में मैम इस आंदोलन का कारण? रीजन था मैम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना।
भाषा आधारित यानी लिंग्विस्टिक बेस भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं करना। इसीलिए मैम ये आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन बेटा जी इसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। और फिर इस आंदोलन में प्यारे बच्चे लिखिएगा आंदोलन के नेता, लिखिएगा आंदोलन के नेता, लीडर ऑफ मूवमेंट। कौन थे इस आंदोलन के नेता? लीडर ऑफ मूवमेंट पोट्टी श्री रामुल्लू। पोट्टी श्री रामुल्लू ये थे बेटा जी लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। इस आंदोलन के नेता पोट्टी श्री रामुल्लू थे। अब इन्होंने देखा कि यहां कुछ ऐसे मिलने वाला नहीं है भैया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इतने दिन हो गए कोई सुन ही नहीं रहा। तो पोट्टी श्री रामुल्लू ने क्या किया बेटा जी, इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। आमरण अनशन शुरू, जिसको आप कहते हैं हंगर स्ट्राइक, या आप इसको कहते हैं डेथ स्ट्राइक, जिसमें व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है। तो इन्होंने इसको क्या किया बेटा जी, इसको शुरू कर दिया। ठीक है, यानी इन्होंने खाना पीना बंद कर दिया मैम। और ये कितने दिनों तक भूखे रहे? आप कहोगे कि मैम 56वें दिन इनकी तबीयत खराब हो गई। इनकी तबीयत खराब, और बेटा जी जब तबीयत खराब हुई तो इनको लेकर गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेकर गए, और हॉस्पिटल लेकर गए तो 58वें दिन इनकी मृत्यु यानी डेथ हो गई। मृत्यु हो गई, ये आपका पोट्टी श्री रामुल्लू की डेथ हो गई। तो 56वें दिन तबीयत खराब हुई, अस्पताल लेकर गए, वहां पर 2 दिन तक ये कोमा में रहे, 58वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। और डेट क्या थी मैम? 15 दिसंबर 1952। आज हम इतना ही रखते हैं, इनकी डेथ तक रखते हैं। इनकी डेथ के बाद लोग और गुस्से में आ गए। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। इनकी डेथ क्यों हुई थी? आमरण अनशन, जिसमें व्यक्ति खाना पीना भूल जाता है। भूल नहीं जाता मतलब छोड़ देता है, याद तो रहता है लेकिन उसको मांग पूरी करवानी है। 56वें दिन तबीयत खराब, 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, और दूसरे दिन मतलब 58वें दिन इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। डेथ होने के बाद की बात मैं आपको कल बताऊंगी। जितना मैंने आपको पढ़ाया है बाइलिंगुअल वर्ड टू वर्ड पीडीएफ में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्लास अच्छी लग गई हो तो थोड़ा स्माइल करके चले जाना। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे हाव भाव कैसे हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज स्टैटिक जीके की क्लास नहीं है, कल आपका स्टैटिक जीके का सेशन यूट्यूब पर शाम को 4 बजे होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमेशा खुश रहें।